बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना एक नया सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नेम से शुरू कर रहे हैं। बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स सीरीज़ के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक न्यू एक्सटेंशन है, हमारा न्यू कोर्स है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसको इसी एंगल से हम कुछ लेक्चर्स के अंदर तकसीम करते हुए यहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज आपके पहले लेक्चर की तरफ। चैप्टर 1 या लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये हमारा वीक नंबर 1 है। तो इसी मुनासबत से हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। इस पहले लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या, और आज के डायनामिक चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर जब कंपनीज मुख्तलिफ़ किस्म के वेंचर्स शुरू कर रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही हैं, तो इस स्पेसिफ़िक फील्ड ऑफ स्टडी या इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। फिर हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट किसे कहते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे नाम देते हैं। फिर हम ये देखेंगे डिस्क्राइब व्हाट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिस्कस की एलिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, यानी यहाँ पे हम उस फ्रेमवर्क की भी वजाहत करेंगे जो प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए अरेंज किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। और चूँकि ये एक ब्लूप्रिंट होता है कि जिसके अंदर प्रोजेक्ट के जितने लवाजमात होते हैं उनको रख के इसके कॉन्स्ट्रेंट्स डेवलप किए जाते हैं। नंबर 4 देखेंगे डिस्कस हाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेट टू द अदर डिसिप्लिन्स ऑफ स्टडी, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो रिलेशन है बाकी चीज़ों के साथ क्या बनता है, कैसे होता है, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेक्चर सीरीज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में हाज़िर, आपका टीचर राना असर शहजाद। कोशिश करेंगे कि इस इशू को आसान करके आपके लिए बयान किया जाए ताकि स्टूडेंट्स की, पर्सनल्स की और जो को भी इंटरेस्ट रखता है सब्जेक्ट के अंदर, इसको पढ़ने से उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट है क्या। चूँकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक फंक्शनल फॉर्म है, तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की वजाहत करनी होगी कि प्रोजेक्ट किसे कहते हैं। अ प्रोजेक्ट इज़ अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड टास्क दैट, यानी एक सिक्वेंशियल फॉर्म में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को अरेंज कर दिया जाता है या उनको सब टास्क के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसके अंदर जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क या एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस के अंदर या एक सीरीज़ के अंदर अरेंज कर देते हैं, तो वो भी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है। तो इनको अरेंज क्यों करते हैं? हैव अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव, इसके कुछ ख़ास या मखसूस मकासद होते हैं। टू बी कम्प्लीटेड विद इन द सर्टन स्पेसिफिकेशन, कि जिनको मुकम्मल करना होता है कुछ चीज़ों की बाउंड्री लाइन को मद्देनज़र रखते हुए, कुछ चीज़ों के कॉन्स्ट्रेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए। नंबर 2, हैव डिफाइंड या डेफिनेट स्टार्ट एंड एंड डेट्स। प्रोजेक्ट चूँकि डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, इनका एक क्लियर कट स्टार्ट होता है, एक मखसूस ड्यूरेशन होती है और एक पोटेंशियल या स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसके अंदर इसको मुकम्मल करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ एक डेफिनेट एंड डेट भी होगी। हैव फंडिंग लिमिट्स, इसके ऊपर कुछ लिमिट्स जो हैं वो इम्पोज होती हैं। जाहिर सी बात है, जैसा कि हम जानते हैं कि बिज़नेस के अंदर कोई भी एक्टिविटी जब होती है तो उसको परफॉर्म करने से पहले एक फिजिबिलिटी स्टडी कर ली जाती है कि जिसके अंदर हम टाइम, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। तो बिज़नेस की कोई भी एक्टिविटी बजट कॉन्स्ट्रेंट से आज़ाद नहीं होती, तो हम इसके लिए एक स्पेसिफ़िक अमाउंट ऑफ बजट मुख्तस करते हैं और हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ या टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो हम इस लिमिट से बाहर जाके नहीं करते। लेकिन चूँकि अगर प्रोजेक्ट ओपन एंडेड हो तो फिर तो बजट की ख़ास इसके अंदर अहमियत नहीं होती। लेकिन चूँकि जैसा कि मैंने कहा है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी प्रोजेक्ट परफॉर्म करती हैं
या अपने लिए प्रोजेक्ट किसी और लोगों से या ऑर्गेनाइजेशन से मुकम्मल करवाती हैं तो इसके लिए एक स्पेसिफिक बजट एलोकेट किया जाता है। और नंबर 4, कंज्यूम रिसोर्सेज। सारी सी बात है कि जब मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है तो कुछ रिसोर्सेज या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जिनको कंज्यूम करना होता है, जैसे मनी है, पीपल है, इक्विपमेंट है। एक स्पेसिफिक एक्टिविटी जो कि आपकी टारगेटेड एक्टिविटी हो या सर्टन टास्क पे मुश्तमिल हो तो उसके लिए एक आपको फ़ंड भी चाहिए होता है। कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस रखने वाले लोगों की भी ज़रूरत होती है जो रेलिवेंट फील्ड के अंदर अपना ख़ास तजर्बा रखते हों। और फिर अगर आपको किसी जगह पे कुछ स्पेसिफिक टास्क जो साइंटिफिक नौइयत के हों अप्लाई करने के लिए कुछ आलात या अप्लाइंसेस चाहिए हों या इक्विपमेंट्स चाहिए हों तो उनको भी इस बजट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एज आ होल हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट एक डिस्टिंक्ट एक्टिविटी होती है कि जिसको मज़ीद मेन मराहल के अंदर तकसीम कर दिया जाता है ताकि इसकी स्पेसिफिकेशन बयान की जा सके और इसके ऊपर एक ख़ास किस्म की कॉन्स्टेंट्स अप्लाई होती हैं कि जिनको लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखा जाता है। और फिर ये भी देखना मकसद आपका होगा कि इसकी एक डेफिनेट स्टार्ट और डेफिनेट एंड होना चाहिए, इसके लिए एक बजट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, टाइम एलोकेशन होनी चाहिए, विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की या ख़त्म करने की कोशिश होनी चाहिए। और फिर कुछ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं कि जिनको आप इस्तेमाल करते हैं इनकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ द 3 प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स। तो हम एक प्रोजेक्ट के 3 कॉन्स्टेंट्स जो हैं उसको एलोकेट करते हैं या मुख्तस करते हैं। और वो क्या होते हैं? सबसे पहले तो उसका स्कोप बयान करना कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो परफॉर्म किया जाएगा ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है और कहाँ कहाँ पे इनकी ज़रूरत हो सकती है। नंबर 2, हम टाइम का इसके ऊपर कॉन्स्टेंट लगाते हैं। बिज़नेस के अंदर ख़ास तौर पे कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो टाइम बाउंड नहीं होते, क्यों कि वक्त पे किए जाने वाले काम या वक्त पे किए जाने वाले फ़ैसले हमेशा प्रोजेक्ट्स को या बिज़नेसेस को फ़ायदे देते हैं, इसके अलावा इनको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। नंबर 3, रिसोर्सेज की बात भी की जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा है कि प्रोजेक्ट के वर्क परफॉर्म करने के लिए, इसके माइलस्टोन्स को अटेन करने के लिए कुछ पैसे की यानी फंड्स की ज़रूरत होती है, कुछ प्रैक्टिकल या एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत होती है और कुछ ऐसे आलात चाहिए होते हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है कि जिसकी रोशनी में इन तमाम कामों को मुकम्मल किया जा सके। तो हम इसके लिए एक ट्रायंगल यूज़ करते हैं और इन तीनों को आपस में मिलाते हैं कि अगर रिसोर्सेज हों और उसका स्कोप ना बयान किया जाए तो फिर भी इसकी जो है लॉजिक नहीं बनती। अगर आप स्कोप बयान कर देते हैं तो ओपन एंडेड या अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए तो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता, तो टाइम की भी बाइंडिंग आनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि एट लीस्ट इन 3 कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक प्रोजेक्ट के स्कोप को मज़ीद वाज़े करता है या लिमिटाइज कर सकता है। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया कि प्रोजेक्ट डिस्टिंक्ट एक्टिविटी होती है जो बिज़नेस की प्रमोशन के लिए या सर्टेन टास्क या ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए परफॉर्म किए जाते हैं, जिनको सर्विसेज सेक्टर में भी अप्लाई किया जा सकता है और नॉन सर्विसेज सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग सेक्टर के लिए भी डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं। जब स्पेसिफिक नौइयत के प्रोजेक्ट परफॉर्म किए जाती हैं तो चूँकि ये स्पेसिफिक या सर्टेन टास्क पे मुश्तमिल एक्टिविटी होती है तो जितने भी टास्क के अंदर होल प्रोजेक्ट को डिवाइड किया जाता है उनको हम मेन टास्क का नाम देते हैं। और अगर एक टास्क को मुकम्मल करने के लिए आपको सर्टेन सब टास्क या डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिविटीज़ की ज़रूरत हो तो उनको मज़ीद छोटे छोटे या मिनी टास्क के अंदर तकसीम किया जा सकता है। तो इनको एक टाइमलाइन के ऊपर शो किया जाता है जिससे हमें ये समझने में मदद मिलती है और मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स या मुख्तलिफ़ किस्म के बार्स यूज़ किए जाते हैं कि जिसमें जितने भी टास्क या माइलस्टोन, जितना पीरियड या जितना अरसा कवर कर रहे हों उसको शो किया जाता है। जैसा आपके सामने एक स्क्रीन शो हो रही है कि जिसमें मैंने माइलस्टोन्स को ब्लू कलर के जो फ्लैग्स हैं इसकी मदद से शो किया हुआ है। इसी तरह फिर इसके नीचे जो इसका कवरिंग पीरियड है और मुख्तलिफ डेट्स के साथ आपको जो हॉरिजॉन्टल बार्स नज़र आ रही हैं, जितनी इसकी लेंथ है उतने ही ये पीरियड को कवर कर रहे हैं।
और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है जो एक्टिव पार्ट है हमारे प्रोजेक्ट का, वो ये सेंटर से जहाँ पे माइलस्टोन नंबर 4 है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जितना जितना भी ये पीरियड कवर कर रहा है तो इसको यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो बेसिकली टाइमलाइन एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है कि जिसमें हम एक प्रोजेक्ट की करंट परफॉर्मेंस या माजी में जितना काम हो चुका होता है या प्रपोज्ड वर्क होता है उसको बार्स की सूरत में या कवर्ड स्लाइड्स की सूरत में शो करते हैं, और जिसमें उन तमाम पीरियड की भी वजाहत हो जाती है। एक सिस्टम के अंदर रहते हुए एक प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के अंदर जितनी किस्म के बॉटलनेक्स आ सकते हैं या उनके अंदर रुकावटें या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं, उनको मुख्तलिफ कलर के बैचेस के साथ, बार्स के साथ या कुछ और आप शेप्स यूज़ करके शो कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट की जो स्टेटस रिपोर्ट होती है उसके साथ प्रोजेक्ट टाइमलाइन का बनाना ज़रूरी होता है। इसकी मदद से उसकी तमाम जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, जब हमने ये डिस्कस कर लिया कि प्रोजेक्ट क्या चीज़ होती है, तो अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है। जैसे हमने पहले मैनेजमेंट को पढ़ा हुआ है और स्टूडेंट सब ये जानते हैं कि सिंपल मैनेजमेंट के अंदर अमूमी तौर पे 4 एक्टिविटीज़ या फंक्शंस को अहमियत दी जाती है कि जिसके अंदर सबसे पहले हम प्लानिंग की बात करते हैं, नंबर 2 पे हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, नंबर 3 पे हम लीडिंग की बात करते हैं और नंबर 4 में हम कंट्रोल एंड असेसमेंट की बात करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा ये डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जो अपना डेफिनेट स्टार्ट और डेफिनेट एंड रखती हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है, इसके लिए एक स्पेसिफिक बजट मुख्तस किया जाता है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे टाइम और कॉस्ट यानी बजट का कॉन्स्टेंट आ जाएगा तो वहाँ पे इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। तो हम ये देखेंगे कि जब प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया जाता है तो एक टीम हायर की जाती है या उनका एक सरबराह जिसको कि प्रोजेक्ट मैनेजर कहा जाता है, वो किस तरह से काम करते हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ कंपनी रिसोर्सेज। देखें ये वही बात हुई जो मैं पहले बता चुका हूँ कि चूंकि कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी हो जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं चाहे उसके परफॉर्म करने की नौइयत डिफरेंट हो लेकिन उनको नाम वही दिए जाते हैं कि जिनका जिक्र हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कर चुके हैं। और इस मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर हम रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं फॉर ए रिलेटिवली शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, और जो कि छोटे अरसे के लिए हमने अपने मकासद का तयन किया होता है। चूँकि प्रोजेक्ट डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको शॉर्टर या मिडल रेंज के पीरियड के अंदर तकसीम कर दिया जाता है, दैट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, जो सर्टन ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए परफॉर्म किए जाते हैं टू कंप्लीट स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, यानी को ख़ास मकासद को सामने रखते हुए। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बिजनेसेस चलते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट एंटरटेन करते हैं, इनको अंडरटेक करते हैं। मकासद बिज़नेस की डेवलपमेंट हो सकता है, नई प्रोडक्ट लाइन को मुतारफ़ करवाना हो सकता है, लाइन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर नई चीज़ों का इजाफ़ा हो सकता है, न्यू स्टार्टअप बिजनेसेस हो सकते हैं, इसी तरह से कोई नई सर्विस मुतारफ़ करवाई जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोजेक्ट हैं ये दोनों ही तरह के हो सकते हैं, यानी टेंजिबल्स भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल्स भी हो सकते हैं। अगर हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो प्रोसेस इसकी बात करें तो सबसे पहली स्टेज जो इसकी होती है इसको हम इनिशिएशन यानी स्टार्ट का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पे इसको यानी एक्टिविटीज़ को प्लान किया जाता है। ये जो प्लानिंग है ये नॉर्मल या कन्वेंशनल भी हो सकती है या स्ट्रेटेजिक नौइयत की भी हो सकती है। इसके बाद जैसे प्लान बन जाता है, जैसे एक्टिविटी या इसकी प्लानिंग डिसाइड हो जाती है तो फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाता है। अमल दरामद करने के बाद आपको इसको मॉनिटर और कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। और अगर आपने जैसा चीज़ों को प्लान किया होता है, जैसे इसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया होता है, अगर उसकी रोशनी में ही इसको लेके चलें तो फिर ये एज़ इट इज़ काम करते हुए अपने टारगेट्स को अटेन कर लेते हैं आप, और इसके जो मकासद होते हैं पूरे करते इसको क्लोज़ कर दिया जाता है। तो अमूमी तौर पे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होता है ये 5 किस्म की एक्टिविटीज़ पे मुश्तमिल होता है, जिसमें पहली एक्टिविटी को इनिशिएशन यानी स्टार्ट, तीसरी एक्टिविटी को
एग्जीक्यूट, फोर्थ एक्टिविटी मॉनिटर एंड कंट्रोल, और लास्ट एक्टिविटी को हम क्लोज आउट का नाम देते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंशियल अरेंजमेंट के तहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 5 एक्टिविटी का मजमूआ होता है। Project management is the art of creating an illusion that any outcome is the result of a series of predetermined, यानी हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पहले से तय करदा डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ का एक मजमूआ होता है, जिसमें एक फ़ेज़ यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ़ेज़ के अंदर जो आपकी 5 स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज के लिए रिसोर्सेज मुख्तस कर दिए जाते हैं, टाइम एंड कॉस्ट यानी बजट मुख्तस कर दिया जाता है, पर्सोनल्स की ड्यूटी लगा दी जाती है, और ये खुदकार निज़ाम के तहत भी चल सकता है और डेलिब्रेट एक्ट्स के तहत भी इसको परफॉर्म किया जा सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है ये मैनुअल वे में भी परफॉर्म किया जा सकता है, और आज के जदीद दौर के अंदर जो टेक्नोलॉजी की या सॉफ्टवेयर की सपोर्ट हासिल की जा सकती है वो भी इसके लिए पॉसिबल होता है। लेकिन प्रोजेक्ट को हमेशा पॉजिटिविटी से यानी ऐसे मकासद को मद्देनज़र रखते हैं कि जिससे जनरल पब्लिक की यूटिलिटी हासिल करनी हो या किसी बिज़नेस की प्रमोशन हासिल होनी हो, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो क्या है, इसके अंदर कितनी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि जिनको परफॉर्म करने से हम अपने प्रोजेक्ट्स को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मुकम्मल कर सकते हैं। नंबर 3 स्टेज पे, चूँकि जैसा कि हमने पहले प्रोजेक्ट की बात कर ली, उसको डिफ़ाइन कर लिया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर ली, उसके प्रोसेस को डिस्कस कर लिया, तो फिर हमने कुछ पैरामीटर्स की वजाहत भी करनी है कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए या जिनकी लिमिट में रहते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है, कि वो तमाम पैरामीटर्स जो कि एक प्रोजेक्ट की स्कोप को या उसकी कॉन्स्ट्रेंट्स को डेवलप करते हैं, ख़ास मखसूस तरीक़ेकार के तहत परफॉर्म करना, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का नाम दिया जाता है। तो ये सामने आपके जो मैंने स्लाइड शो की हुई है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है कि जिसके अंदर हमने पहले तो उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस की ही स्टेजेस को यहाँ पे जो है वो बताया हुआ है। अमूमी तौर पे एक इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट को हम 4 स्टेजेस में तकसीम कर देते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट फेज़ होता है, नंबर 2 पे प्रोजेक्ट प्लानिंग फ़ेज़ होता है, नंबर 3 पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, और नंबर 4 पे प्रोजेक्ट क्लोज आउट होता है, यानी आखिरी स्टेज होती है। सबसे पहले एक्टिविटीज़ आर डिलीवरेबल, यानी जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो कुछ बेसिक प्लानिंग आपको करनी होती है कि जिसके अंदर प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर का नाम बताया जाता है, उसके साथ जो डीलिंग होती है उनकी शराइत को शामिल किया जाता है, बिज़नेस केस बनाया जाता है। अमूमी तौर पे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बिज़नेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको अडॉप्ट करती हैं, उसको कैरी आउट करती हैं। नंबर 3 स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात की जाती है कि अगर आपको अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक एडजस्टमेंट करना पड़ती हैं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनका जिक्र हो सकता है, उनकी प्लानिंग हो सकती है। और लास्ट है इनिशियल फंडिंग अप्रोच, कि आपने जो एस्टिमेटेड बजट तैयार करना होता है कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्स परचेज़ किए जाते हैं और उनको किस तरीके से खर्च करना है इसको तय किया जाता है। सेकंड स्टेज के अंदर हम जो प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज होती है, इसमें एक्टिविटीज़ या डिलीवरेबल क्या हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर का बताया जाता है। डेफिनेट सी बात है कि जब एक प्रोजेक्ट टीम काम करती है तो उनका एक सरबराह भी होता है, स्टीयरिंग कमेटीज़ होती है जो उनके इश्यूज़ को डिस्कस करती हैं, स्कोप स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं, टास्क का जिक्र होता है, एक्टिविटीज़ का जिक्र होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिविटीज़ का जिक्र होता है, बजट का जिक्र होता है और टाइम कंस्ट्रेंट का जिक्र होता है। वर्क प्लान यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है ये प्लानिंग स्टेज पे बनाया जाता है। प्रोजेक्ट कंट्रोल को के मतलब बताया जाता है कि आया कि आप मैनुअल वे से चीज़ों को कंट्रोल करेंगे या उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर की सपोर्ट ली जाएगी। रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं कि कैसे इसके लिए प्रॉपर एक अलहदा डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जो रिसोर्सेज को हैंडल करता है। और फिर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि जब आप प्रोजेक्ट अंडरटेक कर लेते हैं तो इसको एक डिस्टिंक्ट सिस्टम या डिस्टिंक्ट टीम के तहत चलाया जाता है ताकि आपने जो इसके ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट सेट किए हैं उसकी रोशनी में इसको मुकम्मल कर लिया जाए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर
एक्टिविटीज़ या डिलीवरेबल्स क्या हो सकते हैं? स्टेटस ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इसके टास्क या एक्टिविटीज़ मुकम्मल होते चले जाएंगे, इनकी रिपोर्टिंग तैयार करनी होती है। अमूमी तौर पे आप इसकी एग्जेक्टिव रिपोर्ट तैयार करते हैं, वीकली रिपोर्ट तैयार करते हैं, मंथली रिपोर्ट तैयार करते हैं, और इनके स्पेसिफिक वे होते हैं। फिर जो स्टीयरिंग कमेटी होती हैं, जो इसके अंदर इसके स्टेटस को डिस्कस किया जाता है, और जितनी भी प्रोजेक्ट की जो होगी प्रोग्रेस उसको डिस्कस किया जाता है, और उसके रिदम को या उसके एक्सेलरेशन को जो है वो बयान किया जाता है। फिर है जी इश्यूज़ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के इश्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। चेंज कंट्रोल प्रोसेस की बात होती है, आपके चेंजिंग सिनेरियो के अंदर एनवायरनमेंट में जो तब्दीलियां वाक़ई हो रही होती हैं, इसको इस अमल के अंदर भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। फेज़ रिव्यू होता है कि यानी जब एक आपका हिस्सा या एक मेजर एक्टिविटी मुकम्मल हो जाती है तो तमाम सिस्टम को एक दफ़ा रिव्यू कैसे करना है, इसका ज़िक्र भी इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर होगा। रिस्क मैनेजमेंट की जाती है, जब प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट या बिज़नेस रिस्क का सामना होता है, उसकी वजाहत की जाती है, उसको मैनेज या कंट्रोल करने के तरीक़ेकार की वजाहत करना ज़रूरी होता है। और कॉस्ट मैनेजमेंट की जाती है, जैसा कि मैंने पहली स्टेज में कहा कि बिज़नेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्पेसिफ़िक एक्टिविटीज़ के तहत होते हैं और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क का सामना होता है, तो इस वजह से स्पेसिफ़िक बजट या कॉस्ट उसके लिए मुख्तस की जाती है। उसको कंट्रोल करने के भी आपके पास स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। लास्ट स्टेज जो कि प्रोजेक्ट क्लोज आउट के अंदर होती है, इसमें जो एक्टिविटीज़ या डिलीवरेबल्स हो सकते हैं वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस होती है। जब आप हर तरीके से उसकी फिजिबिलिटी को स्टडी कर लेते हैं तो आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू होगा कि यानी जब आपने पॉलिसी बना दी, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो दैन ये देखना कि उसका फीडबैक क्या है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट बनानी होगी, ये बिल्कुल एंड पे होती है, लेकिन अमूमी तौर पे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम्स होती हैं वो जैसे जैसे प्रोजेक्ट मुकम्मल करती चली जाती हैं वैसे वैसे एक रिपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्से मुकम्मल होते चले जाते हैं। और आखिरी होता है आउटकम असेसमेंट, ये अंदाज़ा लगाना कि इसके स्कोप के तहत जब हमने इसको परफॉर्म किया है तो आपको इसके नताइज किस सूरत में हासिल हो सकते हैं। प्रोजेक्ट डिसिप्लिन मेथडोलॉजीज़ क्या हो सकती हैं? नॉर्मली ये वही प्रोसेसेस हैं जिनको जनरल मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई किया जाता है। मसलन सबसे पहले बिज़नेस असेसमेंट होती है, और असेसमेंट के नतीजे में आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि क्या हमको कोई डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट परफॉर्म करने चाहिए, जो सर्विसेज बेस्ड भी हो सकते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड भी हो सकते हैं। फिर आप तज्जिया करते हैं, इसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं कि एक प्रोजेक्ट जो है वो कैसे मुकम्मल किया जाएगा। इसकी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ की डिस्कशन करके उनकी सीक्वेंसिंग की जाती है। फिर उन जो पॉलिसी बन जाती है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। इम्प्लीमेंट के बाद आप इसकी टेस्टिंग करते हैं, चेक करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ के नताइज या एंड टारगेट्स हमने मुतय्यन किए थे क्या वो हासिल हो रहे हैं, और एज़ पर टारगेट ही हासिल हो रहे हैं या उसके अंदर कोई तब्दीली वाक़ई हो रही है। और आखिर में रोल आउट किया जाता है। अगर आप महसूस करते हैं कि प्रोजेक्ट ऑन स्पॉट एट द बजटेड कंस्ट्रेंट लेवल मुकम्मल हो रहा है तो फिर उसको रोल आउट कर देते हैं। दूसरी सूरत में इस प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को रीविज़िट करके रिव्यू भी किया जा सकता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आपको वो एक प्रैक्टिकल वे देता है कि जिसके मुताबिक आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और मुकम्मल कर सकते हैं। और इसके अंदर उन तमाम चीज़ों की वजाहत होगी जो कि छोटे दर्जे के, मिडल लेवल या लॉन्ग टर्म यानी स्ट्रेटेजिक जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी इसकी एप्लीकेशन हो सकती है। ये वही वाला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जिसको मैंने एक और शेप में आपके सामने बयान किया है। चूँकि हम इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप गौर से इस चीज़ में भी देखें तो इसके अंदर भी वही फेजेस मैंने बयान किए हैं जो कि लास्ट पेज पे किए थे। यानी पहली स्टेज इनिशियल होती है, दूसरी प्रिपेयर या प्लानिंग की होती है, तीसरी एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल की होती है, और चौथी स्टेज यहाँ पे क्लोज़ की होती है। तो यहाँ पे उस तमाम अमल की हमने वजाहत की हुई है कि जिन चीज़ को या जिन चीज़ों फैक्टर्स को हम लास्ट स्टेज पे या लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पे ये चीज़ देखना होगा, रिस्क एंड इशू असेसमेंट ज़रूर की जाती है। यानी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट परफॉर्म करते हुए अगर कुछ इश्यूज़ का
या रिस्क का सामना करना पड़ता है तो उसकी प्रेफरेंसेस पहले सेट करनी पड़ती हैं, उसकी असेसमेंट पहले करनी पड़ती है और स्पॉन्सर मैनेजमेंट भी की जाती है कि मुख्तलिफ़ अदारे जो मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाते हैं उनके इश्यूज़ में भी लाजमी एड्रेस किया जाता है। और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट भी होती है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ़ फेजेस मुकम्मल होते चले जाते हैं, प्रोजेक्ट कस्टमर के साथ या स्पॉन्सर्स के साथ उन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। इसकी वजह से प्रोजेक्ट के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना सीख लिया हमने, इसके जो फ्रेमवर्क है उसको भी डिस्कस कर लिया। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट की सक्सेस होती है या उसका करंट स्टेटस होता है उसको कैसे मेजर किया जा सकता है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये फ़ैसला कर सकें कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल रहा है या उसकी स्पीड को अप करने की ज़रूरत है या उसकी एक्सेलरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अमूमी तौर पे जो प्रोजेक्ट सक्सेस फैक्टर्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे बयान किए हैं। इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें कि प्लानिंग जो है इसके बाद इसकी कम्युनिकेशन की जाती है, यानी अगर प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से प्लान किया गया है तो हो नहीं सकता कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल आ जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ प्रोजेक्ट के अंदर जो प्लानिंग फ़ेज़ है इसकी बुनियादी अहमियत होती है। एक एरर प्रूफ जो प्लानिंग होगी, एक मुकम्मल या जामे प्लानिंग जो होगी वो इस चीज़ की ज़मानत होती है कि प्रोजेक्ट एज़ इट इज़ मुकम्मल होंगे जैसे कि उसको प्लान किया गया है। कम्युनिकेशन का निज़ाम इम्प्रूव अच्छा होना चाहिए। जितने भी पर्सनल्स एंगेज होते हैं प्रोजेक्ट के साथ उनको ऑन टाइम या इन टाइम मालूमात मिलनी चाहिए और उनसे जो आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी होती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेनी होती है, उसके अंदर भी कम्युनिकेशन सिस्टम का बुनियादी निज़ाम होता है। तो एक प्रोजेक्ट की कामयाबी को जांचने के लिए ये भी एक सक्सेसफुल फैक्टर है। नंबर 3, स्किल्स। मुख्तलिफ़ किस्म के काम परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए सर्टन एंड स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से मैंने पहले भी कहा कि एक एक्सपीरियंस टीम का चुनाव किया जाता है जो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का जो एक्सपीरियंस रखते हैं। और ज़ाहिर सी बात है जैसे जैसे इंसान सीखता है तो उसका लेबर टाइम कम होता है और काम के अंदर फाइननेस आती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इम्प्रूव्ड या डेवलप्ड स्किल्स जो होती हैं ये भी कामयाबी को प्रमोट करने में मदद करती हैं। दैन टूल्स, इसके ऊपर भी हम एक लेक्चर करेंगे जिसमें बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स की बात की गई है कि जिसकी मदद से हम प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ़ फेजेस को मुकम्मल करते हैं, उनकी ग्राफिंग करते हैं, उनकी चार्टिंग करते हैं, उनकी नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए आप मैनुअल वेज भी यूज़ कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर की सपोर्ट भी ली जा सकती है। प्रोसेस, इस अमल की वजाहत और अच्छे तरीके से आपने तमाम जो मरहले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उसको उस प्रोसेस में अरेंज किया। और नॉर्मल तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर 4 से 5 मरहले होते हैं जिसकी कि हम वजाहत पीछे फ्रेमवर्क के अंदर कर चुके हैं। सबसे पहले इसकी इनिशियल स्टार्ट होता है, फिर प्लानिंग होती है, फिर एग्जीक्यूशन होती है, फिर उसके बाद इसकी चेकिंग या रिव्यू होता है और आखिर पे प्रोजेक्ट को क्लोज आउट कर दिया जाता है। अगर फ्रेमवर्क के तरीक़ेकार को जो कि पिछली स्लाइड पे हमने डिस्कस किए हैं उसके मुताबिक एक्टिविटीज़ को प्रॉपर आप एलोकेट करते हैं हर फेज़ के अंदर और ये तमाम चीज़ें एक बेहतरीन सोच विचार का नतीजा होती हैं, तो जितनी अच्छी वर्किंग आपकी होगी उतनी ही अच्छी ये फ्रेमवर्क डिज़ाइन हो सकता है। मैनेजमेंट, जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी, चूँकि मैनेजमेंट के अंदर जैसा कि हमने पहले भी बात की है ये वैसे ही वो 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करने होंगे जो किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी आपके कंसर्न को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को प्लान किया जाए, ऑर्गेनाइज़ किया जाए, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ आपकी इम्प्रूव्ड होनी चाहिए और एंड पे जाके जो आपने इसको लीड करना है वो भी बेहतरीन होना चाहिए। तो ये एक कामयाब प्रोजेक्ट की अलामत है अगर इन चीज़ों को आप इफ़ेक्टिवली एम्प्लॉय करते हैं। टीम वर्क जो है, अगर प्रोजेक्ट इस नौइयत के हैं कि वहाँ पे आपको टीम वर्क की ज़रूरत है तो एक इफ़ेक्टिव और इम्प्रूव्ड टीम, एक्सपीरियंस्ड टीम सेलेक्ट करनी चाहिए जो अपनी फील्ड के अंदर बेहतरीन तजर्बा रखते हैं। अब ये जो सक्सेस फैक्टर्स होते हैं इसको ख़ास स्पेसिफिकेशन के तहत अप्लाई किया जाता है। विद इन एलोकेटेड टाइम पीरियड मालूम करने होते हैं, यानी प्रोजेक्ट अगर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चल रहे हों तो ये भी एक कामयाबी है।
अगर प्रोजेक्ट एक दिए हुए टाइम के अंदर अटेन हो जाते हैं या एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर ही उनकी फेजेस को मुकम्मल किया जाता है, जैसा कि प्लानिंग शीट पे होता है, तो ये भी कामयाबी की अलामत होती है। विद इन दी बजटेड कॉस्ट, यानी आप कॉस्ट को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं या बजट के जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं उसकी रोशनी में इसको मैनेज करें तो बेहतरीन नताए आ सकते हैं। एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, बेहतरीन या कामयाब प्रोजेक्ट वही होते हैं कि जिसको आपके प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स या कस्टमर एक्सेप्ट कर लें विदाउट चार्जिंग एनी क्वेश्चन आर क्रिटिसिज्म। तो ये भी कामयाब प्रोजेक्ट की अलामत होती है। मिनिमल एंड द म्यूचुअल स्कोप चेंजेस, यानी अगर बाहमी रजामंदी से एक दूसरे के साथ मिलके यानी प्रोजेक्ट टीम और प्रोजेक्ट स्पॉन्सर अगर मिल बैठ के इस प्रोजेक्ट के स्कोप के अंदर कोई तब्दीली वाक़ई करना चाहते हैं तो वो भी बेहतरीन कंसल्टेशन से मुमकिन हो सकती है, बजाय इसके कि उसको टेक्निकलिटी के चक्कर में पड़ के रिजेक्ट कर दिया जाए। और एक और फैक्टर जो कि प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए बेहतरीन माना जाता है वो विद इन अ कॉरपोरेट कल्चर एंड विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग या डिस्टर्बिंग द ऑर्गेनाइजेशनल वर्कफ्लो। अच्छे कामयाब प्रोजेक्ट वही होते हैं जो अपनी प्रोग्रेस भी देते हैं, स्मूथली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं उसकी सेहत पे कोई असर ना पड़े। तो एक कामयाब प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए कुछ फैक्टर्स की वजाहत होती है कि जिसको हमने इस डायग्राम के अंदर बयान कर दिया है। तो स्टूडेंट्स को ये तमाम चीज़ें सीखने की, समझने की ज़रूरत है। प्रोजेक्ट सक्सेस फैक्टर का आपके सामने एक स्टैटिस्टिक्स बयान कर रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, वो कुछ चीज़ों को वेटेज देते हैं। और इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सक्सेस फैक्टर को आप अगर परसेंटेज वाइज देखें तो कौन सा फैक्टर ऐसा है जो ज़्यादा अहमियत का हामिल है वर्ल्ड वाइड, या कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि चेंजिंग सिनेरियो के अंदर सोसाइटी टू सोसाइटी, रीजन टू रीजन, चूँकि इनकी प्रायोरिटीज़ चेंज भी होती हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक स्टैटिस्टिक्स रख रहा हूँ वर्ल्ड वाइड जो एग्रीड फैक्टर्स हैं अपनी अहमियत के अतबार से, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सक्सेस फैक्टर कितने फ़ीसद अपना इम्पैक्ट रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यानी जितने क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसका रोल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हैंडलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। और एक स्टैट शो करती है कि वो तकरीबन 88.41% रोल प्ले करते हैं प्रोजेक्ट की अटेनमेंट के अंदर। दूसरे नंबर पे यूज़र इन्वॉल्वमेंट, इसको आप कस्टमर इन्वॉल्वमेंट का नाम भी देते हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि जो आपके कस्टमर्स होते हैं अगर वो प्रोजेक्ट के साथ एंगेज रहें, इन्वॉल्वमेंट उनकी रहे, तो ना सिर्फ ये कि वहाँ से आपको बेटर आइडियाज़ मिलते हैं बल्कि प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। ये सेकंड बेस्ट क्राइटेरिया माना जाता है और वर्ल्ड में तकरीबन 87.99% जो है इस फैक्टर के ऊपर फोकस करने से प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली और बेहतरीन अंदाज में अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। नंबर 3, पीएम एक्सपर्टीज़, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़, यानी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस टीम की मैंने पहले भी कहा है बुनियादी अहमियत होती है। तो ये भी थर्ड अहम तरीन फैक्टर है जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए अपना रोल प्ले करता है और तकरीबन 87.24% जो है इसका रोल जो है वो इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट हैंडलिंग के अंदर होता है। एग्जीक्यूशन फोर्थ स्टेज होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, इसका जो रोल है चौथे नंबर पे है और ये तकरीबन 86.88% अपना रोल प्ले करता है इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट हैंडलिंग के अंदर। पांचवा है इमोशनल मेच्योरिटी, यानी जितने मेच्योर पर्सनस होंगे फौरी तौर पर जज्बाती फ़ैसले लेने वाले नहीं होंगे, वेट एंड सी और चीज़ों को एनालाइज करने वाले होंगे, उतना ही उस प्रोजेक्ट के लिए ये अहम होगा। तो इसका जो रोल होता है 86.35%, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस की बुनियादी अहमियत होती है। स्किल्ड रिसोर्सेज, अगर आपके पास टीम ऐसी है जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का अहलियत या तजर्बा रखती है तो वो इस प्रोजेक्ट को भी बेहतरीन अंदाज में हल कर लेगी। तो इसको हम सिक्स्थ अहम तरीन फैक्टर मानते हैं और इसका जो रोल है प्रोजेक्ट हैंडलिंग के अंदर जो वर्ल्ड वाइड माना गया वो 85.18% जो है इसको बेहतरीन माना जाता है। अजाइल प्रोसेस जो होता है यानी एक ही प्रोसेस सबके ऊपर अप्लाई किया जाए, इसका रोल जो है वो 84.93% होता है। प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइजेशन, अब ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं
कि वहाँ पे आपकी इतनी एफ़र्ट्स कि आप अपने ऑपरेशंस को मैक्सिमम लेवल पे ले जाएं, कॉस्ट को मिनिमम करने की कोशिश करें, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करें। तो ये बड़े ही आइडियल प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है कि जिसके अंदर बड़ी ही प्रोफेशनल टीम एंगेज होती है। इसका जो रोल है वो तकरीबन 82% बनता है। एग्जेक्टिव मैनेजमेंट सपोर्ट जो होती है, यानी आपकी अपर मैनेजमेंट की जो सपोर्ट है वर्किंग टीम को या प्रोजेक्ट टीम को, वो भी अपना रोल प्ले करती है। और तकरीबन 80.30% जो है इसको माना गया वर्ल्ड पे कि ये अहम फैक्टर है एक प्रोजेक्ट की सक्सेस को मेजर करने के लिए। और लास्ट जो है टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना अच्छा टूल्स या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना बेहतर अंदाज में हम चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बुनियादी अहमियत होती है। तो ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट सक्सेस के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं। मोर और लेस किसी फैक्टर की ज़्यादा अहमियत है, किसी की कम है, लेकिन हम किसी एक फैक्टर को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। उनको लाजमी तौर पे प्रोजेक्ट हैंडलिंग के अंदर जो है इस्तेफ़ादा हमने इससे करना होता है। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स उन लोगों को कहते हैं जो किसी प्रोजेक्ट के साथ किसी न किसी शेप में, किसी न किसी शक्ल में जुड़े हुए होते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स आर डिफाइंड एज, हम प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी इसके अंदर इनफरादी लोग भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वर्किंग या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दी प्रोजेक्ट, जो कि अपना इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती हैं प्रोजेक्ट हैंडलिंग के अंदर, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर या प्रोजेक्ट को मैनेज करने के अंदर। आर हुज इंटरेस्ट मे बी पॉजिटिवली आर नेगेटिवली अफेक्टेड, यानी उनके जो स्टेक होते हैं कंपनी के अंदर, जो इंटरेस्ट होते हैं, चाहे आप उसको पॉजिटिव सेंसेस में लें चाहे नेगेटिव सेंसेस में लें, इफ़ेक्टेड असरअंदाज होते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। अगर आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके असरात दोनों किस्म के लोगों पे हो सकते हैं। आर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन, और अगर प्रोजेक्ट बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल होते हैं तो ये कामयाबी की अलामत समझी जाती है। तो यहाँ पे हम एक तज्ज़िया करते हैं, जो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं वो ये हैं, यानी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है, इसको पहले हम ये जो सेंटर वाले हैं इनको वर्टिकली देखेंगे। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है ये इंटरनल स्टेक होल्डर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ये भी इंटरनल स्टेक होल्डर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम जो है चूँकि ये भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पार्ट होती है, ये भी इंटरनल स्टेक होल्डर होता है। और जबकि प्रोजेक्ट टीम जो है चूँकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही ली जाती है, जो कि डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करती है, तो इसको भी इंटरनल स्टेक होल्डर का नाम दिया जाता है। जबकि कुछ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर अगर आउटसाइड कस्टमर्स हों तो वो फिर आपके आउटसाइड स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं। इसी तरह आपके वेंडर्स हैं, ये भी आपके स्टेक होल्डर हो सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करवाने में आपकी मदद करती हैं, वो भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हो सकते हैं। कस्टमर हो सकते हैं जिसके अंदर सीनियर मैनेजमेंट है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, एंड यूज़र्स हैं या पीएमओ, यानी ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोफेशनली वर्क परफॉर्म करती हैं और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनका जो वर्क है या उनके प्रोजेक्ट है वो उनको मुकम्मल करके देती हैं। और इस तरह से आपके रॉ मटेरियल सप्लायर के जिनसे आपने अपनी चीज़ें जो कि रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं प्रोजेक्ट हैंडलिंग या मैनेजमेंट के लिए, उनको भी आप स्टेक होल्डर का नाम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जब सर्टन या स्पेसिफिक नौइयत के काम करने होते हैं तो आपको एक ब्रिलियंट और सक्सेसफुल टीम की सिलेक्शन करना पड़ती है। तो अब हमारा जो टास्क है वो है इस चीज़ को डिस्कस करना कि प्रोजेक्ट टीम कैसी होगी और प्रोजेक्ट टीम की कैपेबिलिटीज़ या उसका स्किल लेवल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट टीम क्या है। द प्रोजेक्ट यू आर अबाउट टू मैनेज विल हैव अ होल रेंज ऑफ टास्क, यानी जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब हम एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसको मेन फेजेस में तकसीम कर दिया जाता है, और बाज़ औक़ात एक फ़ेज़ भी फर्दर 3, 4 या 5 स्टेजेस पे मुश्तमिल हो सकता है। इस अमल को हम डीकम्पोजिशन ऑफ टास्क या एक्टिविटीज़ कहते हैं। दैट नीडेड टू बी डन टू कंप्लीट इट, यानी जब आप छोटे छोटे टास्क मुकम्मल करते हैं तो ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की अलामत होती है कि एक प्रोजेक्ट के
जब छोटे छोटे फेजेस मुकम्मल होते हैं तो हकीकत में ये उस प्रोजेक्ट की ही कंप्लीशन हो रही होती है। फॉर अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट, अगर हम छोटे प्रोजेक्ट की बात करें, यू मे बी द बोथ द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द पर्सन हु एक्चुअली डज ऑल द टास्क प्लान्ड। बाज़ को आज छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंडिविजुअली भी काम करना पड़ता है, तो उस सूरत में आप ही उस प्रोजेक्ट के मैनेजर होते हैं और आप ही उसके प्रोजेक्ट एम्प्लॉई होते हैं या वर्किंग टीम होते हैं। फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स अ नंबर ऑफ पीपल विल बी इन्वॉल्व, जबकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये बड़े बड़े प्लाजे जो बनते हैं, रोड्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं, तो वहाँ पे एक बड़ी आपको टीम चाहिए होती है एट डिफरेंट टाइम इन द प्रोजेक्ट्स लाइफ। दीज पीपल आर कलेक्टिवली नोन एज प्रोजेक्ट टीम। इन लोगों को मजमूई तौर पे एक प्रोजेक्ट टीम का नाम दिया जाता है। ये ऐसी ब्लेंड या ऐसा मिक्सचर होते हैं लोगों का कि जिसके पास या जिनके पास स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती हैं, परफॉर्मेंस का तजर्बा होता है और वो अपने मुतय्यन करदा या मुख्तस करदा काम ही परफॉर्म करते हैं। और जितनी उनकी स्किल पॉलिश होगी उतना ही बेहतरीन अंदाज में ये वर्क भी मुकम्मल हो सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजर टीम जो होती है उसको सबसे पहले तो उसका एक हेड होगा और उसके नीचे फिर डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट या एक्टिविटी टू एक्टिविटी, तो उसको फिर हमने एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होता है। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फंक्शनल टीम्स होती हैं, चूँकि उसमें तमाम लोग एक ही किस्म की स्किल रखते होते हैं, जैसे मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट परफॉर्म करने वाले, मार्केटिंग के प्रोजेक्ट परफॉर्म करने वाले, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले, तो उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट टीम का एक स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करना होता है कि जिसके तहत आप ये बताएंगे कि कौन किसके तहत काम करेगा, उसकी अथॉरिटी क्या होगी, नेचर ऑफ वर्क कौन से परफॉर्म करने होंगे और किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर वो काम करेगा। तो एक इफ़ेक्टिव टीम का होना और उसका एक हियरार्की के अंदर डिज़ाइन किया जाना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ही टास्क को या एक ही एक्टिविटी को एक ही बंदा बेहतरीन अंदाज में नहीं कर सकता। तो आपको मुख्तलिफ लेवल पे रहते हुए अपने अपने टास्क परफॉर्म करने होते हैं। और अमूमी तौर पे ये जो लार्जर या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट टीम या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, जबकि छोटे प्रोजेक्ट के लिए या छोटे छोटे एक्टिविटीज़ के लिए इनके स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने ज़रूरी तसव्वुर नहीं किए जाते। इसके बाद जब हमने प्रोजेक्ट टीम भी सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कुछ चीज़ों की वजाहत होना या कुछ चीज़ों का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। वो चीज़ें कि जिनकी अटेनमेंट के लिए प्रोजेक्ट के अंदर काम किया जाता है उनको डिलीवरी या डिलीवरेबल्स कहा जाता है। There is a word that project managers and people involved regularly, यानी वो एक स्पेसिफिक वर्ड कि जिसके इर्द गिर्द तमाम लोगों का काम, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो या प्रोजेक्ट टीम हो, वो घूमता है। इन प्रोजेक्ट्स यूज़ ऑल द टाइम, यानी इन चीज़ों को हर लेवल पे, यानी अगर हम एक प्रोजेक्ट के 5 फेजेस तय करते हैं तो हर फेज़ के अपने डिलीवरेबल्स होते हैं जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं उससे प्रीडिसेसर डिलीवरेबल से भी और उसके फॉलोइंग डिलीवरेबल से भी, यानी उसके पिछली फ़ेज़ पे जो डिलीवरेबल थे उनको साथ मिलाना होता है और जो अगले फ़ेज़ पे डिलीवरेबल्स होंगे, टास्क होंगे, उनके दरमियान भी एक रिलेशन कायम करना होता है। इट इज़ डिलीवरी। डिलीवरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट सिंपली मीन्स, अगर एक प्रोजेक्ट के तनाज़र में हम बात करें तो डिलीवरी या डिलीवरेबल्स का मतलब है गेटिंग द थिंग्स डन यू सेट आउट टू डू, यानी चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही मुकम्मल करें कि जैसे उसके टारगेट का तयन करते हुए उनको मुतय्यन किया गया था। एंड ब्रिंगिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली मुकम्मल करें एज़ पर योर प्लान। योर रोल एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ देयर फोर टू डिलीवर द प्रोजेक्ट। जबकि आप जब एक मैनेजर के तौर पे या हेड के तौर पे काम करते हैं तो आपकी बेहतरीन सलाहियतों का इम्तहान भी यही होता है कि आप उस प्रोजेक्ट को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मुकम्मल करके दिखाइए, चाहे आपको टास्क या वर्क खुद परफॉर्म करना पड़े या बाकी आप अपनी टीम से काम लें। डिलीवरी क्या है? डिलीवरी इज़ अ यूज़फुल पीस ऑफ जैरगॉन। बिजनेस के अंदर
मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जैरगॉन्स यानी अलामात यूज़ होती हैं कि जिनको आप शॉर्ट वर्ड के तौर पे या एक शॉर्ट शेप की सूरत में यूज़ करते हैं। एज़ इट सेव्स हैविंग टू राइट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू द एक्सपेक्टेड टाइम एंड कॉस्ट, यानी वो बेहतरीन शक्ल तो फिर यही होती है कि प्रोजेक्ट को अगर आप अपने मुतय्यन करदा बजट और कॉन्स्टेंट्स के अंदर रहते हुए पूरा कर लें, यानी टाइम के अंदर रहते हुए पूरा कर लें विद द डिज़ायर्ड आउटकम अगेन एंड अगेन। और अगेन एंड अगेन इस सूरत में यहाँ कहा गया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर्स या टीम एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं। जब एक सिनेरियो में से गुजरते हैं तो उनको इसका एक्सपीरियंस हो जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। जितना वो एक ख़ास मखसूस क्रिटिकल कंडीशन से गुज़रे होंगे उतना ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जो प्रोजेक्ट की सेहत के लिए भी अच्छी अलामत होती है। डिलीवरेबल्स क्या है? आर व्हाट इज़ डिलीवर्ड बाय अ प्रोजेक्ट। सो टेकिंग द एग्जांपल अबव, अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल ही लेते हैं, द डिलीवरेबल्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट आर अ न्यू हाउस, यानी अगर हम किसी ख़ास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों, जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि प्रोजेक्ट इस तरह के भी हो सकते हैं कि हम अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट इस किस्म के भी हो सकते हैं कि हम अपनी लाइन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर कुछ नई चीज़ों का इजाफा करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट इस किस्म के भी हो सकते हैं कि आप अपनी सेल का दायरेकार, अपनी ऑपरेशन का दायराकार नए एरियाज़ तक लेके जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो जो डिलीवरेबल्स हैं, वो टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। इन अ प्रोजेक्ट द डिलीवरेबल्स वांटेड आर डिफाइंड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन एक चीज़ तयशुदा है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसके डिलीवरेबल्स का तयन प्रोजेक्ट के शुरू में ही कर लिया जाता है, ताकि किसी किस्म की एम्बिगुइटी या किसी किस्म की जो अनक्लैरिटी है वो ना रहे। एंड योर सक्सेस एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ इन डिलीवरिंग देम ऑन द प्लान्ड टाइम। और आपकी कामयाबी यही होगी कि जिन चीज़ों को आपने अपना मेन पर्पस बनाया था, ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया था, अगर उनको अपने प्लानिंग शीट के मुताबिक मुतय्यन करदा हुआ टाइम के अंदर और तय करदा बजट के अंदर ही अटेन कर लेते हैं, तो यही आपकी कामयाबी मानी जाती है। और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को आप सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये तय हुआ कि हम बहुत सारी चीज़ों को डिलीवरेबल्स का नाम दे सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे जो ये चार चीज़ें हैं ये इफ़ेक्टिव डिलीवरेबल्स का तयन करते हैं। यानी हम जो चीज़ अपने कस्टमर के लिए या स्पॉन्सर के लिए तैयार करेंगे उसमें क्वालिटी भी एक डिलीवरेबल हो सकता है, ऑन टाइम चीज़ों की कंप्लीशन भी एक डिलीवरेबल हो सकता है, इफ़ेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट भी एक डिलीवरेबल हो सकता है, और नॉलेज यानी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे चीज़ों को बेहतरीन सलाहियतों के साथ या वर्किंग कैपेबिलिटी के साथ मुकम्मल कर लेना, ये भी डिलीवरेबल कहता है। अब डिलीवरेबल जब डिसाइड किए जाते हैं तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ेज़ेज़ या मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेजेस से गुजारा जाता है। हर स्टेज की जो तय करदा टास्क होते हैं, अगर वो इफ़ेक्टिवली मैनेज हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये डिलीवरेबल हमने अटेन कर लिए हैं। जैसा कि फ़र्स्ट स्टेज है जिसके अंदर डायरेक्ट एंड मैनेज द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ये भी एक डिलीवरेबल है। जब आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं, प्लान कर देते हैं, तो अगले डिलीवरेबल की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजाहत हम ऐसे करते हैं कि ये जो आपके डिलीवरेबल्स हैं ये वैलिडेट हो गए हैं। इसके बाद फिर जब आप उसकी वेरीफाई करते हैं, इसके स्कोप की क्लैरिफिकेशन करते हैं वेरियंस एनालिसिस के तहत, और जब वो अपने पर्पस में कामयाब होते हैं तो हम इसको एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स कहते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेज पे फाइनल प्रोजेक्ट जो होता है या प्रोडक्ट होती है, रिज़ल्ट आ सर्विस ट्रांसमिशन होती है, यानी उसको आप अपने कस्टमर के हैंड ओवर करते हैं, उसके ऊपर किसी किस्म की तनकीद नहीं होती, कस्टमर एज़ इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये फाइनल डिलीवरेबल हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ साथ जैसे जैसे आप मुख्तलिफ़ फेजेस से गुजरते हैं वैसे वैसे डिलीवरेबल कंप्लीट होते हुए वैल्यू एडिशन की तरह पे वो मुकम्मल होते चले जाते हैं। और जब एक प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तो उसका फाइनल डिलीवरेबल भी कस्टमर के हैंड ओवर करने के लिए रेडी हो जाता है। द डायमेंशंस ऑफ प्रोजेक्ट, एक इफ़ेक्टिव या सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की डायमेंशंस कितनी होती हैं?
तो एक्सपर्ट्स इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट से रेलिवेंट इन 5 चीज़ों की बेहतरीन अंदाज में वजाहत कर दी जाए तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें स्कोप पहला फैक्टर है, दूसरा क्वालिटी है, तीसरा टाइम है, चौथा कॉस्ट और पांचवा रिस्क है। तो हम इनको 5 इम्पॉर्टेंट डायमेंशन कह सकते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट जो कि एक बेहतरीन सोच विचार का नतीजा हो, बेहतरीन वर्किंग का नतीजा हो, तो उसको इन तमाम चीज़ों के एंगल से देखा जाता है। मसलन स्कोप मैनेजमेंट है, इसके लिए प्रॉपर आप हमारा एक लेक्चर होगा जिसमें प्रोजेक्ट प्रोसेस या स्कोप मैनेजमेंट अमल की हम वजाहत करेंगे। नंबर 2 टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी होता है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो टाइमली ही इफ़ेक्ट कर सकती हैं, फ़ायदा देती हैं, और इसी तरह से अगर आप टाइम को ज़ाया करते हैं, चूँकि बहुत सारे प्रोफेशनल्स या पर्सोनल्स एंगेज होते हैं, तो उनकी लेबर या उनके जो मुआवजे हैं वो बढ़ सकते हैं। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इसके लिए एक डायमेंशन होती है कि प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन अंदाज में देखा जाना चाहिए और उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म की करैक्टर्स का या करैक्टरिस्टिक्स का एक ब्लेंड है कि हम कहते हैं किसी चीज़ का डिज़ाइन भी क्वालिटी हो सकती है, अच्छा कलर भी क्वालिटी हो सकती है, उसकी परफॉर्मेंस भी क्वालिटी हो सकती है, और उसका अपनी शराइत पे पूरा उतरना, यानी जो कंपनी इस चीज़ के मतलब क्लेम करती है उसका पूरा होना भी क्वालिटी की लामत होती है। रिस्क एंड इशू मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है ये भी लाजमी देखा जाता है, यानी अच्छे प्रोजेक्ट वही होते हैं कि जिनके ऊपर पहले से सोच विचार कर ली जाए कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हमें किस किस्म के रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, और वो रिस्क चाहे इंटरनल फैक्टर्स की बुनियाद पे हों या एक्सटर्नल फैक्टर्स की बुनियाद पे। माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता जितना मैक्रो एनवायरनमेंट होता है, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के असरात जो होते हैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा वाज़ेह होते हैं। इफ़ेक्टिवली रिसोर्स मैनेजमेंट की बात भी की जाती है। अगर प्रोजेक्ट को आप कामयाब बनाना चाहते हैं, एक ख़ास हद तक उसकी कॉस्ट रखना चाहते हैं और कंपनी के लिए इसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो बेहतरीन सलाहियतों के हामिल लोगों को एंगेज करना चाहिए, उनकी सर्विसेज लेनी चाहिए। इससे ये होगा कि बेहतरीन लोगों को हायर करने से जो एरर फैक्टर है वो कम होता है और क्वालिटी इम्प्रूव होती है। और लास्ट है कम्युनिकेशन। प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन का निज़ाम बेहतरीन होना चाहिए। ऑन टाइम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना या लोगों से जो प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना, अगर वो लेट हो जाए या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम ना हो तो इससे भी प्रोजेक्ट की हैंडलिंग के ऊपर या प्रोजेक्ट की सक्सेस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो ये जो 5 डायमेंशंस होती हैं ये प्रोजेक्ट की हैंडलिंग और उसकी सक्सेस के अंदर बड़ा बुनियादी रोल प्ले करती हैं, जिसके अंदर एक स्कोप होता है, क्वालिटी है, टाइम है, कॉस्ट है और रिस्क है। द स्टेजेस ऑफ ए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इस होल फेज़ को कहते हैं जस्ट लाइक ट्रेड साइकिल, कि जब हम प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फ्रॉम स्टार्ट से लेके और क्लोज आउट तक प्रोजेक्ट अपनी लाइफ में मुख्तलिफ फेजेस से गुजरता है। इस फेज़ को हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसा कि ये आपके सामने एक शेप नज़र आ रही है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने बयान कर दी है, जिसके नीचे वाला हिस्सा आपका इन्वेस्टमेंट कहला रहा है और इस लाइन से ऊपर वाला प्रॉफिट एरिया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 5 फेजेस पे मुश्तमिल है, जिसको नीचे कंसेप्चुअल का नाम दिया गया है, फिर डेफिनेशन का नाम दिया गया है, फिर प्रोडक्शन का नाम दिया गया है, फिर ऑपरेशनल यानी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी देखी जाएगी, एंड आखिर पे डिसइन्वेस्टमेंट। तो बुनियादी तौर पे इसके जो 5 फेजेस होते हैं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट टूल है कि बाज़ औक़ात एक ही फेज़ को एक से ज़्यादा सब फेजेस के अंदर तकसीम किया जा सकता है, कि जिसकी वजाहत ये ऊपर की हुई है कि एक जो प्रोजेक्ट होगा आपका, सबसे पहले उसके लिए एक प्योर रिसर्च होती है और ज़रूरत महसूस की जाती है कि आया एक प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं। दूसरी फिर हम उसकी अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं कि यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से हमारे सामने एक शक्ल आती है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है या उसकी नीड हम देखते हैं मार्केट के अंदर, उसके सिग्निफिकेंट रोल को देखते हैं तो हम उसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो स्टेज है ये अप्लाइड रिसर्च होगी। अच्छा, अब अप्लाइड जब कोई चीज़ प्रैक्टिकल सिनेरियो में आ जाती है तो उसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं।
इसके बाद मार्केट इंट्रो होती है और ग्रोथ होती है, यानी अगर मार्केट उसको एक्सेप्ट करती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ मार्केट के अंदर हिट होना शुरू हो जाती है। यानी ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ग्राफ को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, इससे ऊपर वाला फेज़ फिर प्रॉफिट का या ग्रोथ का एरिया शुरू हो जाता है। एक टाइम आता है कि ग्रोथ होते होते चीज़ अपनी मेच्योरिटी पे पहुंच जाती है, यानी प्रोजेक्ट उस वक्त बेहतरीन प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है और उसके बाद जैसा कि हमने बिजनेस ट्रेड साइकिल में भी देखा हुआ कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसके बाद डिक्लाइन फेज शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोडक्ट जो है अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोजेक्ट परफॉर्म किए जाते हैं, अगर उनको इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाए तो उनकी ग्रोथ स्टेज का जो ड्यूरेशन है, जो एरिया है नॉर्मल कर्व के अंदर, वो बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट को हम बिल्कुल फोकस ना करें, उसके ऊपर इसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर ना करें या उसके साथ इफ़ेक्टिवली एंगेज ना हों, तो फिर वो चीज़ अपनी मेच्योरिटी के बाद एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद अपने डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर बिल्कुल वैसे ही फेजेस आते हैं जैसा कि हमें ट्रेड साइकिल के अंदर देखने को मिले थे। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा बुनियादी लेक्चर जिसके अंदर के हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एसेंसेस को देखना था, इसके बेसिक फैक्टर्स की वजाहत करनी थी, यानी वो तमाम चीज़ें जो इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करती हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन पर्पसेस के लिए हो, चाहे उसके अंदर टीम की बात हो, कॉस्ट टाइम एंड कॉन्स्ट्रेंट्स की बात हो, उन तमाम चीज़ों को हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर के साथ कि जिसके तहत हम इसी का पार्ट बी, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स की वजाहत करेंगे, ताकि आपको ये पता हो बीइंग ए प्रोजेक्ट टीम मेंबर कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं तो आपको पहले तो इन 9 चीज़ों का पता होना चाहिए जो कि हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली हैं। फिर अगर स्किल को पॉलिश करने की बात करते हैं तो फिर जो इसका पार्ट बी होगा लेक्चर का, जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स की बात की जाएगी, उन तमाम चीज़ों की फ़हम भी आपके अंदर होनी चाहिए। और ज़्यादा अच्छी बात है कि उन सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट करना, उन जितनी भी आपके सामने टूल्स रखेंगे उनकी हैंडलिंग आपको आ जाए, तो फिर आप एक कामयाब बिजनेस मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर साबित हो सकते हैं। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस लेक्चर का टाइम पूरा हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।